गुड इवनिंग, बैठिए सभी। हेलो, हेलो। हाँ, जाइए। क्या है अपना आज का डिस्कशन? एक्सरसाइज 3 2 पूरी हो गई। अच्छा, अब 3 में आ जाते हैं हम। एक्सरसाइज 3 आ जाइए। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 पूछना चाहते हैं, यही कह रहे हैं? 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और v वेलोसिटी से जा रहे हैं, ऐसा दे रखा ना। और पार्टिकल्स जो हैं ये u से आ रहे हैं। कुछ सामने से आ रहे हैं, कुछ पीछे से ऐसे गैसेस मीडियम से गुजर रहे हैं, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि ऐसा चलने से इसके 4 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये चुनना है हमको। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये दिया है कि फ्रंट से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है और जो बैक से प्रेशर जनरेट हो रहा है उसका डिफरेंस क्या u इंटू वी के प्रोपोर्शनल है, ये हमको मालूम करना है। ठीक है, तो अब इसमें अपन ये देखते हैं कि आगे क्या होगा। ये जो है, ये जो प्लेट है dt टाइम में v dt डिस्टेंस आगे चलेगी, यहां पहुंच जाएगी, आ जाइए। और जो पार्टिकल इस तरफ होंगे वो u dt से इस बॉर्डर को क्रॉस कर जाएंगे। तो इतने वॉल्यूम के अंदर जितने भी पार्टिकल मौजूद होंगे वो सब इधर से टकरा जाएंगे। जो यहां पर मौजूद होंगे वो टकरा जाएंगे और जो इस तरफ के होंगे वो भी बॉर्डर क्रॉस करके यहां आ जाएंगे, तो वो सब इससे टकरा जाएंगे। तो टकराने वाले पार्टिकल्स की अगर संख्या पता की जाए, वॉल्यूम निकाला जाए, मास निकाला जाए, तो वो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। टकराने वाले पार्टिकल्स का टोटल हिसाब लगाया जाए तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू u प्लस वी डी टी। इतना वॉल्यूम
पार्टिकल्स का टकराएगा, ठीक है ना, इतना वॉल्यूम टकराएगा। अगर रो डेंसिटी है तो इतना मास टकराएगा। अगर एक पार्टिकल का मास दिया है कि कुछ नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इतना मास टकरा जाएगा, ये डीएम आ गया। अब जो भी टकराएगा उसके मोमेंटम में चेंज कितना होगा, ये बात देखते हैं हम। तो इसका वेलोसिटी इधर v था, टकराने वाले पार्टिकल का वेलोसिटी u था, टकराने के बाद में वो u डैश से जा रहा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया v प्लस u, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन u डैश माइनस v, तो u डैश की वैल्यू आ गई 2v प्लस u। अब चेंज इन वेलोसिटी आ गया, चेंज इन वेलोसिटी u प्लस u डैश, u डैश इधर से 0 करके इधर प्रोड्यूस हो गया, तो टोटल चेंज ही आ गया ना, तो यहां से आ जाएगा 2u प्लस 2v। तो एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम, एक पार्टिकल का मास m मान ले, 2 इंटू यू प्लस वी, ऐसा हो गया चेंज इन मोमेंटम एक पार्टिकल का। अगर चेंज इन मोमेंटम ये हो गया, इतना मास टकरा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करना चाहते हैं, तो इसको m से डिवाइड कर देंगे, m से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे टक्कर लगाने वाले, तो फोर्स का कैलकुलेशन आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, ये टक्कर लगाने वाले पार्टिकल्स की संख्या की dt को इधर लेके आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड आ जाएगा dn बाई dt, तो ये आ जाएगा रो ए u प्लस v बाय m, ये आ गया ना नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, फोर्स का फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इनटू चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन। ये फार्मूला बनता है। तो ये चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन हो गया और ये नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड हो गया, इन दोनों को गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो m कट जाएगा, 2 गुणा में आ जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई 2 रो ए u प्लस v का स्क्वायर। उस फोर्स को एरिया से डिवाइड कराएंगे तो प्रेशर आ जाएगा, तो फ्रंट प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया 2 रो u प्लस v का स्क्वायर, ये फ्रंट से टकराने वाले पार्टिकल्स का फोर्स हो गया। सिमिलरली बैक वालों से करेंगे तो यहां पे u की जगह माइनस u हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो प्रेशर ऑफ बैक पार्टिकल्स 2 रो u माइनस v का स्क्वायर कर दो आप, किसी में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो फ्रंट प्रेशर माइनस बैक प्रेशर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, तो 2 रो u प्लस v का स्क्वायर u माइनस v का स्क्वायर 4uv, तो 8 रो uv, 8 रो uv, तो ये प्रेशर डिफरेंस जो है वो
U और V के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा पहला ऑप्शन है, तो ऐसा हम टिक लगा देंगे। फिर दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे। कुछ कहना चाहते हो? पूछो अच्छे से, क्या पूछना है? वही तो पूछ रहा हूं, क्या समझ में नहीं आया? वो पूछना पड़ेगा कि तुमको पूछना क्या है, तो नोट कर लो, घर पे बैठ के समझना थोड़ी देर, फिर क्वेश्चन लिखना उसमें कि मुझको ये पूछना है, फिर मैं बताऊंगा। तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, कैसे समझ में आएगा? क्या किया अटेम्प्ट, बताओ। तो अटेम्प्ट ही नहीं किया ना, वही तो कह रहा हूं। ठीक है, जिन्होंने एक्सरसाइज 2 के अंदर एक क्वेश्चन और ऐसे ही, अगर वो क्वेश्चन तुमने कर रखा है, वो तुमने पूछा नहीं है। एक्सरसाइज 2 में एक क्वेश्चन था ना, एक ऐसे पार्टिकल था जिससे एक फोर्स लग रहा है प्लेट्स के बीच। अगर वो सवाल तुम लोगों ने कर रखा है जो मुझसे पूछा नहीं है, तो ये कैसे नहीं हो सकता? फिर ये तो होना ही चाहिए ना। फिर एक्सरसाइज 2 वाला तो पूछा नहीं गया, तो मान लिया गया कि वो तुमने कर लिया है, तो फिर वो जब हो गया तो ये भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो, मैं दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूं, इसमें कोई सवाल पूछ रहे हैं आप? हाँ, टोटल मास टकराने वाला ये है, एक पार्टिकल का मास ये है, तो कितने पार्टिकल टकराएंगे वो आ जाएगा, है ना। अभी इसी में एक और पार्ट है, सेकेंड पार्ट, बी पार्ट क्या पूछ रहा है? एट लेटर टाइम द एक्सटर्नल फोर्स बैलेंसेस रेजिस्टिव फोर्स। तो आप देखो क्या कहना चाह रहे हैं हम। ये जो प्लेट है, आपने फोर्स लगाया एफ, इस पे फोर्स लग रहा है डेल्टा पी इंटू एरिया। अपन ने डेल्टा पी निकाल लिया। डेल्टा पी कितना है? 8 रो यूवी। तो यह है 8 रो यूवी इंटू एरिया। ठीक है, अब ये इस समय वी से जा रहे हैं, तब का हिसाब है। तो ऐसा होगा कि ये वाला फोर्स अगर इससे बड़ा होगा तो इसमें एक्सेलरेशन होगा। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये सामने वाला फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि उसमें वी के प्रोपोर्शनल है। जब ये फोर्स बढ़ता जाएगा, जब ये फोर्स बढ़ता जाएगा तो एक समय बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी तो फोर्स कांस्टेंट हो जाएंगे, तो एक समय बैलेंस हो ही जाएगा। अगर ये फोर्स कम है तो ये रिटार्डेशन करेगा, फिर इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, फिर बराबर हो जाएगा, तो फाइनली ये फोर्स रेजिस्टिव फोर्स को बैलेंस करेगा, ऐसा हमको पता लग रहा है। इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है कि एक समय ये फोर्स बैलेंस हो जाएगा, ये पता लग गया। और क्या फिर? द रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू वी, वो तो हमने निकाल ही लिया, यू इंटू वी, तो v के प्रोपोर्शनल हो गया। द प्लेट विल कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ये तो है ही नहीं, एक्सेलरेशन इसका कम होता जाएगा क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, पिछला पेज देखना है किसी ने? देख लीजिए। बेसिकली जो मैंने किया है वो उधर दिख रहा है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा है उसमें? नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इनटू चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन। अब ये इसमें दिमाग लगाना है कि कितने कोलिजन हो रहे हैं और कितना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है एक कोलिजन में, उसको कैलकुलेट करके फोर्स निकाल लो। फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा।
मैंने फ्रंट वाले का कैलकुलेशन किया है, बैक वाले का डायरेक्ट लिख दिया है ना। वो अपन खुद खुद से करके देखना कि बैक का आता है क्या। ठीक है, बात क्लियर हो गई। हालांकि सवाल में दुविधा है इसमें, यह है कि इन्होंने ऐसा लिखा नहीं कि सीधे सीधे आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि गैस पार्टिकल हो तो किधर भी जा सकते हैं, तो उतना अच्छा नहीं है ये सब। कठिन सवाल है काफी ज्यादा ये। कठिन मतलब अभी जो सॉल्व किया है इसमें भी हमने थोड़ा बेईमानी कर लिया, सबको एक ही स्पीड से मान लिया। ये थोड़ी बताया कि सबका स्पीड यू है, लिखा है कि सबकी स्पीड का एवरेज वैल्यू यू है। तो कोई v1 से जा रहा है, कोई v2 से जा रहा है। फिर ये भी नहीं बताया कि सामने सामने से आ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े भी आ सकते हैं। उन सबका एवरेज स्पीड यू है, तो उसको करंट में बैठेंगे तो होगा ही नहीं हमसे, है ना। वो अपन आसानी से कर ही नहीं सकते हैं। अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा है ना, और वो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहे हैं, इसलिए काम चल रहा है इसमें। तो फिर आपसे 6 भी नहीं हुआ होगा, है ना। 5th नहीं हुआ है तो 6 भी नहीं होगा। अब ये लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास का सवाल है, लग रहा है कि कोलिजन का सवाल है। क्या वेरिएबल मास सिस्टम जैसा थोड़ा बहुत लग रहा है ना, थ्योरी उससे मिलती जुलती लग रही है। तो अपन ने ऐसे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा सवाल छठा और कर लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन में हमको दे रखा है कुछ इस तरह से। अब देखो इसमें कुछ कहा गया है, ये भी कोई सीधा साधा सवाल नहीं है। समझ में लाने के लिए पहले ध्यान केंद्रित करना होगा, पहले सवाल पढ़ना होगा, डायग्राम बनाना होगा, क्या चीज क्या दिया हुआ ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि एक ट्यूब है जो मैंने पीले कलर की दिखा रखी है, बोल रखा कि बहुत भारी है। भारी बता रखा मतलब ट्यूब हिलेगी नहीं, किसी से टक्कर होगी तो वही रहेगी। एक मैंने लाल कलर का पिस्टन दिखा रखा है, बता रखा है वो भी भारी है, मतलब उसकी वेलोसिटी भी बदलेगी नहीं, भारी पड़ गया ना। दो चीजें भारी भारी है, हल्का सा पार्टिकल है, वो वी नॉट से आता है, शुरुआत में ये लेंथ है एल नॉट, ये बात है टी इक्वल टू 0 की। ये हमने चित्र 0 टाइम का बना दिया, सवाल टी टाइम का है, 0 टाइम का नहीं है। तो अब हम टी टाइम का चित्र बनाएंगे एक और। पीले रंग की ट्यूब, लाल रंग का पिस्टन, घड़ी में टाइम टी, पिस्टन की स्पीड v, और ये जो दूरी है अब घट करके l हो गई, और ये जो पार्टिकल है अब ये v से जा रहा था, ये टकराता टकराता इसकी वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है ना, बढ़ते बढ़ते v तक पहुंच गई। अब कितनी आ गई इसका हिसाब लगाना देखेंगे, है ना। कैसे हिसाब लगाएंगे, इधर दिखा रहे हैं,
मान लेते हैं कि टकराने के बाद में इसकी वेलोसिटी v डैश हो गई, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v प्लस v, ये तो v से जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v डैश माइनस v, तो v डैश इज इक्वल टू v प्लस 2v। तो हम ये देख रहे हैं कि हर एक टक्कर में जो भी उसके पास वेलोसिटी होगी उसमें 2v ऐड हो जाएगी, पहले से जो भी हो गया उसमें 2v ऐड हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, हर टक्कर में 2v बढ़ जाता है, टिक लगा देंगे। गलत टिक लगाने का -2 मिलने वाला है, सही सही टिक लगाएंगे। तो एक ऑप्शन हो गया पहले वाला, हर टक्कर में 2v बढ़ता है, ठीक है। अब आगे अगला सवाल क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अच्छा, जब तक ये पिस्टन चलता है आगे dl, जब तक ये पिस्टन चलता है आगे dl, तब तक उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाती है, सवाल ये आ गया। तो हम ये जानते हैं कि उसकी हर टक्कर में स्पीड 2v बढ़ती है, तब अपन को ये पता करना पड़ेगा कि तब तक कितनी टक्कर हुई होगी, नंबर ऑफ टक्कर निकालनी पड़ेगी। तो हम ये जानते हैं कि ये पार्टिकल जो है, इसमें ये पार्टिकल जब इधर जाएगा तो यूं जा करके वापस लौट करके आएगा, तो इसको आने जाने में जो टाइम लग जाएगा, टाइम पीरियड, तो 2l अपॉन v डैश, v डैश से लौटा था ना, v डैश से मुड़ा था और लौट करके इधर आया, तो टाइम लग गया इसको जाने और आने में 2l बाय v डैश। अब dl तो बहुत छोटा सा चेंज है, तो लगभग वही मान लिया जाएगा। फिर हमें यह भी बताया गया है कि ये वाला v जो है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी इस पिस्टन की वेलोसिटी से काफी ज्यादा है, तो v डैश को लगभग v मान सकते हो, हाँ। या v डैश की जगह पुट करूंगा v प्लस 2v, और कहा गया कि v काफी बड़ा है v से, तो ये v प्लस 2v माने v मान लो आने जाने का टाइम है, तो इसका टाइम हो गया 2l बाय v। अब इसको कितना टाइम मिल गया, इसको टोटल टाइम मिल गया जब तक ये dl चला, तो dl बाय v कैपिटल V, ये टाइम मिल गया इसको dt। सवाल में ये कहा गया कि जब तक ये पिस्टन dl चलता है तब तक, तो dl चलने में वक्त कितना लगेगा, dl बाय v, और एक टक्कर इतनी देर बाद में लगाता है, तो कितनी टक्कर लगाएगा, नंबर ऑफ टक्कर, नंबर ऑफ टक्कर, टोटल टाइम अपॉन टक्कर का टाइम, वक्त कितना है और कितना टाइम लगता है। जैसे एक सवाल को करने में 1 घंटा लगता है और पढ़ाई करने का टोटल 3 घंटा है, तो 3 सवाल कर लेंगे और क्या, आ जाएंगे क्लास में 3 सवाल करके। कुछ भोले लोग ऐसा ही कर रहे होंगे, है ना, उनको शहर में कई दिनों तक रहना है, तो 3 की जगह 6 कर लेंगे, है ना, 3 ज्यादा कर आधा घंटा देते हैं। अभी इसमें वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, dl अपॉन v डिवाइडेड बाय 2l बाय छोटा v, तो नंबर ऑफ टक्कर का हिसाब आने जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा dl अपॉन 2l v अपॉन
छोटा v माने छोटा v अपॉन बड़ा v। क्या था दूसरा ऑप्शन? कितना इंक्रीमेंट हुआ ना, ये इतना टक्कर हो गया, एक टक्कर में कितना इंक्रीमेंट होता है 2v, तो नंबर ऑफ टक्कर ही आ गया। तो इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू dn इंटू 2v। एक टक्कर में इतना है, इतनी टक्कर में कितना होगा, तो यहां से आ गया dl अपॉन 2l v अपॉन कैपिटल V इंटू 2 इंटू कैपिटल V। तो क्या आ गया, 2 कट गया, तो dl अपॉन l इंटू V ये है। तो सेकेंड वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एक 2 के फैक्टर का फर्क पड़ रहा है, बताओ टिक लगाएंगे नहीं लगाए? लगा दिए तो -2 मिलेगा, यहां से उतर के वहां जाएगा सीधा ही। हमारे में 2 नहीं है, हम नहीं लेंगे -2, टिक नहीं लगाएंगे ना। बोले बच्चे एक आधा फर्क पड़ता है, होगा ही, मार देता है, तो उसको टिक नहीं लगाना है। बी वाला ऑप्शन 2 की वजह से छूट गया है। बाकी कुछ कहेंगे हमारा तो इतना ही नहीं है तो बहुत दूर है, ये आसपास में भी नहीं आ रहा है, ये एक्सप्रेशन ही कहां से आ जाएगा ये नहीं समझ। कुछ तो अभी देख ही नहीं रहे, उनको आगे देखना है, उनके लिए अगले वर्ष है ना। और कुछ देखना चाह रहे पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे मन में सवाल पैदा हुआ है, बोलो। dn इंटू 2v क्यों किया, बताओ भी, कोई बच्चा बता सकता है कि क्यों किया है? तुम बताना चाह रही हो, अब इससे सुन लो, ये बता नहीं बताना चाह रही हो ठीक है, तो ऐसे आवाज करना चाह रहे हैं, स्पष्ट बोलने की हिम्मत नहीं। कौन कह रहा था भाई, कुछ समझा रहा था कोई? तुम बता रहे हो? एक टक्कर में इसकी वेलोसिटी में परिवर्तन 2v है। देखो टक्कर से पहले इसकी वेलोसिटी v थी और टक्कर के बाद में 2v हुई, तो 2v बढ़ गई ना। तो इसने बताया कि एक टक्कर में 2v बढ़ती है, तो dn टक्कर में कितनी बढ़ेगी, तो dn इंटू 2v। ठीक है, एक सवाल 2 मिनट में करता है, 10 मिनट में कितने करेगा? तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, दूसरा पार्ट हो गया है, पॉइंट क्लियर है ना। तीसरे में क्या लिखा है ये बताओ अब। अच्छा, ऐसा कुछ। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस ये जो डेल्टा वी है ना, इसको डीवी लिख लेता हूं मैं, अब तभी अच्छा लगेगा देखने में। थोड़ा अलग रंग से लिखते हैं, पीले रंग में आता है। तो डीवी इज इक्वल टू डीएल अपॉन एल इंटू वी। अब इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि धक्का मार रहे तो एल कम हो रहा है, तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ चेंज करेंगे तो यह माइनस लगाना पड़ेगा। वहां तो मैग्नीट्यूड लिखा था ना पहले, क्योंकि इंक्रीज हुआ है ना, तो डीएल खुद नेगेटिव, उसके आगे नेगेटिव लगाए तो प्लस का हो जाएगा। तो अभी एक्सप्रेशन आ गया अपने पास। अब देखो आगे क्या होगा, डीवी बाई वी माइनस टीएल बाई एल, कर दे ग्रेड, वी नॉट से वी, एल नॉट से एल, एल एन वी बाई वी नॉट माइनस एल एन एल बाय एल नॉट, माइनस अंदर भेज के लोग हटा देंगे, दोनों तरफ से लॉग गायब कर देंगे।
ठीक है, ऐसा आ गया, लॉग चले गए, बचा क्या, ये बच गया। तो v की वैल्यू क्या आ गई, v इज इक्वल टू v नॉट इंटू एल नॉट अपॉन एल। जब l की वैल्यू एल नॉट बाई 2 होगी तो v की वैल्यू क्या होगी, 2v होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 4 गुना होगी। तो यही लिखा हुआ है, टिक लगाएंगे, सही लिखा हुआ है, सही बात को टिक लगाते हैं, है ना। तो इस तरह से तीसरे ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया है पर दूसरे को नहीं किया था। अगर मान लो कि मैं यहां पर खड़ा हूं और कोई मुझको टच करके जाता है, दौड़ के जाता है, यहां से लेके यहां तक चलने में मेरे को 2 सेकेंड लगते हैं, और कोई 0.1 सेकेंड में जाके आ जाता है और मुझे टच कर जाता है, तो मुझे कितनी बार टच करेगा वो, जाके आने का टाइम उसका 0.1 सेकेंड, और मैं जो यहां से वहां तक जा रहा हूं इसके 2 सेकेंड, तो ऐसे कितनी बार टच कर लेगा मुझे, एक बार जाके आया 0.1, तो जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा उसी दौरान उसने एक बार टच कर लिया होगा। अभी तक तो 0.1 सेकेंड ही बीता है, मुझे तो 2 सेकेंड चलना है, फिर मैं और आगे बढ़ूंगा, फिर अगला 0.1 सेकेंड, क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट तो बहुत कम है, तो लगभग उसको टाइम इंटरवल कांस्टेंट ही मान सकते हैं ना, डीएल ही तो चल रहे हैं, तो इन सभी जाने आने के टाइम में चेंजेस कंसिडरेबल नहीं होंगे, सभी टाइम बराबर बराबर ही होंगे। तो कितने हो जाएंगे 2 सेकेंड में, 20 है। कैसे निकाला, डिवाइड करके निकाला, मैंने भी यही किया, इस टाइम को इस टाइम से डिवाइड कर दिया, और क्या किया है, सीधा ही तो सवाल किया। अभी एक ऑप्शन और बचा हुआ है ना, उसको नहीं टिक मारेंगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेगी, नहीं तो पार्शियल मार्किंग मिलेगी। पूरे नंबर चाहते हैं हम, एक डी ऑप्शन और पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ कोलिजन पूछ रहे हैं, तो ये dn बाई dt पूछ रहे हैं। तो रेट ऑफ कोलिजन किस रेट से टकरा रहे हैं, तो dn बाई dt, ये आगे इधर dn बाई dt किसके बराबर है, 1/t, और t की वैल्यू v/2l, टकराने की रेट, है ना। तो यहां पर क्या है, v/2l, वहां पे क्या दे रखा है, 2 के फैक्टर का फर्क पड़ रहा है, टिक नहीं लगाएंगे, नहीं तो -2 हो जाएगा, सारा मेहनत माइनस में चला जाएगा, एक भी गलत टिक लगा दे तो। ठीक है, अब ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई, कर लोगे, छोड़ के आएंगे ना, -2 नहीं लेना है, छांटने का बात है। जो लोग छांटना अभी तक नहीं सीखे, मुझे मालूम है कि नहीं सीखेंगे कुछ लोग, वो 13वीं में जाके सीखेंगे, 12वीं में भी नहीं सीखेंगे, जब 13 नंबर आएगा ना, जब जब समझ में आएगा, हाँ अब मानेंगे, या उस दिन तक भूल जाएंगे सर ने कुछ ऐसा बताया था कभी, है ना। कुछ लोगों के ठोकर खाने के बाद ही समझ में आती, सामने सड़क में खड्डा होगा, उन्हें बताएंगे खड्डा है आगे मत जाना, कि नहीं पहले हम गिरेंगे, फिर मानेंगे। तो फिलहाल ये सवाल हो गया, और बताइए कुछ आगे। पार्ट 1 कंप्लीट, पार्ट 2 भी करके आए आप लोग, ठीक है, अब पार्ट 2 में आ जाते हैं हम।
पार्ट 1 में भी कुछ और रह गया? 5 पूछ लिया, 6 पूछ लिया, अब 4 रह गया। दिखाओ भाई 4 में क्या है? X component of displacement of center of mass of block is this. हाँ, क्या चीज नहीं आ पा रहा है? हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो m1 x1 प्लस m2 x2 डेल्टा xm 0, तो सीधा ही आ गया ना। ये यहां पर है, ये स्मॉल m, ये कैपिटल M। अब ये इधर जाएगा, ये यहां आएगा, इसका x मान लिया इधर, तो इसका r माइनस एक्स हो जाएगा। m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0, तो स्मॉल m इंटू r माइनस एक्स आई के, कैपिटल M इंटू माइनस एक्स आई के इक्वल टू 0। आई के उड़ा देंगे, एम आर m प्लस m इंटू एक्स, तो x की वैल्यू mr अपॉन m प्लस m, ऐसा कुछ है क्या? अब नेगेटिव साइड में जा रहा है इसलिए माइनस लगा रखा होगा। और कुछ? और कुछ नहीं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं जरा सेकेंड पार्ट में क्या है। सेकेंड पार्ट के अंदर तीसरा क्वेश्चन, ओहो ये तो गलत सवाल आ गया। थर्ड क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, ना किया जाए, कितनी बढ़िया बात है, बाद में देखा जाएगा। और आगे बढ़ो। अब फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखते हैं कि फोर्थ भी बाहर है कि नहीं है। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम दे रखा है, स्ट्रिंग का लेंथ L दे रखा है, मास M दे रखा है, थीटा नॉट एंगल से रिलीज किया है। इसका मास है कैपिटल M और इसका स्मॉल है, ऐसे दिया ना, ये थीटा नॉट। फिर टक्कर लगाने के बाद इसको वेलोसिटी इधर मिलेगा, इसको वेलोसिटी इधर मिलेगा, तो ये L लेंथ है, तो ये कितना नीचे गया यहां से यहां तक टक्कर लगाने के लिए, L माइनस L कॉस थीटा नॉट, तो √2gh का फॉर्मूला होता है। तो टक्कर लगाते वक्त इस पेंडुलम की जो वेलोसिटी थी √2g L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, ये आते वक्त हो गया, और जाते वक्त सिमिलरली √2gl 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी दे रखी है क्या? पूछ रखी है कि दे रखी है? इलास्टिक कोलिजन दे रखा है क्या? ओके, अब तो काम कर लेंगे हम। मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी भी है, तो अप्रोच की वेलोसिटी होगी √2g L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, सेपरेशन की वेलोसिटी v प्लस √2gl 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा हो गया क्या? ऐसा कहा गया कि थीटा बहुत छोटा है? कहा गया
कुछ फायदा उठा लेते हैं। ऐसा कहा गया तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर थीटा छोटा तो साइन उड़ा देंगे, तो ये अंडर रूट ऑफ 2gl 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 थीटा नॉट बाई 2 का स्क्वायर, ये हो गया ना, v प्लस 2gl 2 थीटा बाई 2 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो ये 4 तो कट जाएगा, तो अब क्या आ गया रूट gl थीटा नॉट का स्क्वायर, इसको भी अंडर रूट के बाहर निकालो भाई, रूट gl थीटा नॉट, रूट gl थीटा, ऐसा एक इक्वेशन हो गया। अब ये तो वेलोसिटी हो गई हमारे पास, इसी फॉर्मेट में वेलोसिटी रख लेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन में। अब इसका टक्कर में हमने ई का इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन लिख दिया, ई का लिख दिया, मोमेंटम का नहीं लिखा अभी, अब मोमेंटम का लिखते हैं, तो छोटा m इंटू वी, ये रवि रूट gl थीटा नॉट, ये पहले का मोमेंटम बराबर बाद का मोमेंटम कैपिटल M इंटू वी माइनस m इंटू रूट gl थीटा। अब हमको क्या चाहिए, m चाहिए, बड़ा वाला m चाहिए, तो v हटा देते हैं यहां पर, इसको अपन ऐसा करते हैं इस तरफ लेके आते हैं, m इंटू रूट gl कॉमन ले लेते हैं, थीटा नॉट प्लस थीटा हो गया, v से डिवाइड कर देते हैं, तो v की वैल्यू है हमारे पास रूट gl कॉमन, थीटा नॉट माइनस थीटा, तो ये इसको डिवाइड कर दो, तो m की वैल्यू आ गई स्मॉल m, थीटा नॉट प्लस थीटा अपॉन थीटा नॉट माइनस थीटा, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, यही आ रहा है? कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, ये v था ना, मोमेंटम का इक्वेशन ठीक लिखा है, और ये ठीक लिखा है। अब क्या ऑप्शन पढ़ने की बात है, क्या सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा लिखा कुछ, दिखाना जरा, बाउंसेस बैक माने वापस जा रहे हैं, ठीक लिखा है हमने। देख लो कोई इक्वेशन में साइन की कमी दिख रही हो तो, ठीक लिखा नहीं, और मोमेंटम कंजर्वेशन लिखा है इसका m इंटू वी, और इसके बराबर होगा, सही लिखा है, इसको इधर ले गए तो ये प्लस में आ गया, और ये वेलोसिटी बाद वाली कमी होगी इसलिए सब्ट्रैक्शन में आएगा, डिवाइड करेंगे ऐसा आएगा। तो आपके ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया ये बताओ, फोर्थ वाला दिया है, इसका उल्टा है, हाँ मिस प्रिंट हो सकता है, ठीक है, इसमें इक्वेशन में तो कोई एरर दिख नहीं रहा, कोई कुछ गलती हो सकती है, ठीक है, कैलकुलेशन तो समझ में आएगी क्या करना है। अब बताइए आप कौन सा सवाल पूछ रहे हैं, इसके बाद फोर्थ के बाद में कौन सा पूछ रहे हैं, 23, ओके बहुत बढ़िया बात है।
सीधे जंप मारा है। 23 पे तुमने भी गोला मार रखा है। 23 क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा दे रखा है कि एक बॉडी जिसका मास m है, जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में जा रही है एक प्लेनेट के अराउंड, एक दूसरी बॉडी जो इससे टकरा जाती है विद ए वेलोसिटी हाफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर v, द कोलिजन इज कंप्लीटली इनइलास्टिक, कंबाइंड मास का क्या होगा? तो ये सवाल तो ग्रेविटेशन चैप्टर का हो गया, आउट ऑफ सिलेबस, है ना? ये ग्रेविटेशन चैप्टर में जाएगा, छोड़ दो इसको। 1330 में आ जाते हैं। एक पार्टिकल जिसका मास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है, हाइड्रोजन एटम से टकराता है, पार्टिकल रुक जाता है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, आउट ऑफ सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 30 आउट ऑफ सिलेबस हो गया। 30 मॉडर्न फिजिक्स लिख लो आगे, मॉडर्न फिजिक्स, कि जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ूंगा तब करूंगा। फिर इसके बाद बताओ, और 32, अब 32 की बात करते हैं। दो बॉडी सेम मास की सेम स्पीड से जा रही है, परंतु डिफरेंट डायरेक्शन इन अ प्लेन, और वो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन करते हैं और मूव्स टुगेदर विद फाइनल स्पीड व्हिच इज हाफ ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द टू। तो क्या इसका क्या पूछा फिर क्वेश्चन में? इस के आगे क्या है? कुछ लाइन मिस हो रही लग रहा है, क्वेश्चन अधूरा हो रहा है। ये एक लाइन इसमें से छूट रही है, जो ये पूछा जाएगा, शायद एंगल वेंगल पूछ रहा है ना। तो मैं बताता हूं कि कैसा डायग्राम होगा इसका। दो पार्टिकल चलते हुए आ रहे हैं, क्या अपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ है या डिफरेंट डायरेक्शन? अपोजिट लिखा हुआ, डिफरेंट लिखा है, ठीक है। v और v ये आपस में टकराए, कंबाइन हो गए और v/2 से जाने लग गए, ठीक है। ये थीटा बराबर बराबर होगा, है ना? थीटा बराबर बराबर होगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन से 2mv cos थीटा 2m इंटू v/2 cos थीटा 1/2 आ गया। थीटा 60 डिग्री आ गया, तो 120 डिग्री पर आए होंगे वो, उनकी वेलोसिटी के बीच का एंगल। किसके बीच का एंगल? आंसर क्या दिया है? 120 डिग्री दे रखा ना, वही सवाल है। फिर सवाल अधूरा है, सवाल को पूरा करो। बताइए कि उनकी वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या था इन डिग्री, है ना? फिर और बताइए कोई सवाल इसके आगे, कोई क्वेश्चन? 47 देखिए, इधर देख लेते हैं। 47 में क्या है? तीन पार्टिकल है पी क्यू आर, जिनकी वेलोसिटी दे रखी और वो टकराते हैं एक पॉइंट पर
और चलने लग जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। अब P जो चलता है नॉर्मल टू द plane which contains vector A and B, and also similarly particle Q is moving normal to the plane containing A and C. Angle between the direction of P and Q is then value of x is. ठीक है, अब देखो ये तो वेक्टर का सवाल लग रहा है। I plus J, तीन पार्टिकल हैं पी क्यू। अब तीनों पार्टिकल के मास के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, ठीक है, कुछ भी मास हो सकते हैं। तो अगर मुझे कोई एक ऐसा प्लेन चाहिए जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो, तो कैसे ढूंढेंगे? ए क्रॉस बी से, है ना, एक वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर आएगा वो ए क्रॉस बी से, तो आप ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। कितना आएगा? क्रॉस कर लो भाई, आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस के। आई क्रॉस जे क्या हो गया? के। आई क्रॉस के माइनस जे, जे क्रॉस जे जीरो, जे क्रॉस के प्लस आई, ये हो गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया। फिर लिखा है कि ए और सी, अब ए और सी का क्रॉस निकालना है। ए क्रॉस सी, आई प्लस जे क्रॉस माइनस आई प्लस जे। आई क्रॉस आई जीरो हो गया, आई क्रॉस जे के हो गया, जे क्रॉस आई प्लस के, टू के हो गया, ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया। तो क्वेश्चन में ये लिखा है 47 में कि तीन पार्टिकल पी क्यू आर, ये पी का है, ये क्यू का है और ये आर का है। पी इस लाइन के अलोंग चलता है, तो हम लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ पी, मोमेंटम ऑफ पी है ना, तो एम ऑफ पी इंटू उसका वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पी इंटू यूनिट वेक्टर इस लाइन के लॉन्ग आई के प्लस जे के बाई रूट टू, ये इसका मोमेंटम वेक्टर हो गया। दूसरे वाले का भी ऐसे लिख सकते हैं, एम क्यू वी क्यू और उसका जे के प्लस के बाई रूट टू, ये इसका मोमेंटम हो गया। तो क्वेश्चन में तीन पार्टिकल, तीसरे वाला पार्टिकल एक और रह गया, एम आर वी आर माइनस आई प्लस जे अपॉन रूट टू, ये इनके मोमेंटम हो गए पहले के। Particle P is moving normal to the plane containing A and B. Similarly, Q is moving normal to the plane containing A and C. Angle between the direction of P and Q is. तो अभी तीनों आपस में टकरा गए, तीनों की टक्कर लिखा ना, तीसरे के बारे में ये नहीं बताया कि तीसरे का क्या हुआ।
अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा क्लियर नहीं, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पी एंड क्यू, कब? पी और क्यू की मोशन के बीच एंगल कब पूछा है? अगर शुरू में पूछा है तब तो इतनी महाभारत करनी क्या है, दो वेक्टर दे रखे हैं, तुरंत निकाल देंगे, है ना? अगर शुरू में पूछ रखा है तब तो तुरंत ही आ जाएगा। अब टक्कर के बाद में पूछा है तो उसके लिए फिर पहले वाले वेक्टर का तो कोई रोल ही नहीं है, मोमेंटम का भी कोई रोल नहीं है, बाद वाला वेक्टर आपने निकाल लिया। अब इनके बीच में एंगल क्या होगा, ये निकाल लो। तो ये वेक्टर मान लिया, एक वेक्टर है n1 हो गया i माइनस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर हो गया n2 2k। इनके बीच का एंगल क्या होता है ये पता कर लो। तो ये हो जाएगा cos थीटा का फॉर्मूला n1 डॉट n2 कैप मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ये निकाल लेंगे। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो √3 आ जाएगा, और इसका 2 आ जाएगा 1/√3। अब इसमें तो कुछ जबरदस्ती का डेटा ज्यादा दे रखा है, पूछा कुछ छोटी सी बात। कई बार एग्जाम में ऐसे भी डरा देते हैं ना, सवाल लंबा चौड़ा बताएंगे, फिर पूछेंगे 1 + 1 कितना होता है। तो x का वैल्यू 3 देती है ना, और बताओगे ये r का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, मैंने सोचा r का भी कुछ दे रखा होगा, दिया नहीं, सिर्फ p और q का ही डायरेक्शन भी दे दिया, अब पूछ भी रहे हैं। तो ये सवाल तो वेक्टर का सवाल हो गया, इस चैप्टर का तो है नहीं। और इसके आगे बढ़े 53 में आ जाए, 53। एक बॉडी जिसका मास m जो स्पीड v0 से कोलाइड करती है इलास्टिकली एक दूसरे मास के साथ जो कि रेस्ट पे है, आफ्टर कोलिजन टू मासेस मूव्स एट एंगल θ1 and θ2 respectively with the initial direction motion. The largest possible value of m/m for which θ1 θ2 will be equal is, अब देखिए क्वेश्चन 53। तो ये कोई बॉडी है m मास की, और ये कैपिटल M मास की, ये इससे टकराने आती v0 स्पीड से, स्मॉल m कैपिटल M। टक्कर लगाने के बाद ये θ1 θ2 एंगल पे जाते हैं। θ1 पे कौन जाता है, θ1 इसी का मान लेंगे ना, v1 θ1 v2 θ2। तो θ1 θ2 को इक्वल रखना है, तो इन दोनों को थीटा बराबर बराबर कर दो। तो अब अपने पास में इक्वेशन देखो क्या हो रही है, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन की हो जाएगी, तो ये आ जाएगा m × v0 इज इक्वल टू छोटा m × v2 cos थीटा प्लस बड़ा m × v1 cos थीटा, थीटा बराबर रखना है। तो हमको रेशियो पूछा है उसकी हाईएस्ट वैल्यू ना, कैपिटल M है तो m/m डिवाइड कर देते पहले ही, तो m/m को अपन k मान लेते, m/m। तो यहाँ पे k v0 v2 cos थीटा प्लस k v1 cos थीटा, एक इक्वेशन ही हो गई।
एक इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, तो ये आ जाएगा mv1 साइन थीटा छोटा mv2 साइन थीटा, साइन थीटा उड़ जाएगा, तो यहां से m बाय m हो गया k, v2 बाय v1, v2 इज इक्वल टू k टाइम्स v1, ऐसा आ जाएगा। तो k v0 k v1 cos थीटा प्लस k v1 cos थीटा, k तो कट ही गया, तो यहां से v0 इज इक्वल टू 2v1 cos थीटा। अब अपने पास में एक e का इक्वेशन और है जो हम लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसका कितना हो गया, v0 cos थीटा इंटू e, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 cos 2 थीटा। तो यहां पर अपन ने v1 की वैल्यू निकाली v0 अपॉन 2 cos थीटा, तो e v0 cos थीटा, और v2 की वैल्यू अपन ने निकाली k v1 माइनस v1 cos 2 थीटा, तो e v0 cos थीटा और v1 की वैल्यू है v बाई 2 cos थीटा, v0 बाई 2 cos थीटा माइनस v0 बाई 2 cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। अब इस जगह से अपना v0 कट जाएगा इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा e cos थीटा और ये आ जाएगा k बाई 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 cos थीटा, इसको इधर ले जाएंगे तो 2e cos स्क्वायर थीटा और cos 2 थीटा इधर आ गया, cos 2 थीटा को cos स्क्वायर थीटा की टर्म में लिख सकते हैं ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2e cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k। तो यहां से 2 cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, 1 प्लस e माइनस 1, तो इससे क्या मिल रहा है अपन को, k की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। e के बारे में क्या लिखा है, इलास्टिक लिखा हुआ है, तो e की जगह तो 1 आ गया, फिर cos थीटा की जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 दे रखा है, अच्छा 53 का 3 है, क्वेश्चन में भी 3 है। और कुछ नहीं, कुछ सवाल तो इसके अंदर आउट ऑफ सिलेबस वाले थे इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, 1-2 क्वेश्चन में डेटा वो गड़बड़ हो रहा है। तो ये समाप्त हो गया ना शीट, मान लिया जाए। अब इसका HLP रह गया, ठीक बात है, किसी का समय समाप्त हुआ और किसी का शीट समाप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या था, बस HCV वगैरह वो हो चुका है, तो कोई DPP वगैरह नहीं दिया था, पढ़ना है अब हमें, आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन चल रहा था, एक सवाल पे क्लास बंद हो गई थी, हाँ क्यों वाला सवाल किया था,
अब एक और सवाल करते हैं। ये होलोस्फेयर है, ये ऐसे घूम रहा है, होलोस्फेयर ऐसे घूम रहा है, इसका मास है m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये होलोस्फेयर जो है वो यूनिफॉर्म है, दिखाई गई एक्सिस के अबाउट इस होलोस्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हमको पता करना है। देखिए कैसे पता करते हो आप। अब देखो कैसे कर दें, आंसर निकाल लिया, कितना है 2/3 mr²। अच्छा, और 2/5 mr², कहां से निकाला, दिमाग से कि सॉल्व करके? अब देखो कैसे करते हैं। ऐसा करते हैं कि हम ऐसा 3 एक्सेस बना लेते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हम इस बात में तो सहमत होंगे सभी कि अगर हम इसे एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएं या वाई के अबाउट घुमाएं या जेड के अबाउट घुमाएं, ये तो पक्का है कि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई जेड होगा। ये हमें नहीं पता कि इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, पर तीनों एक्सिस के अबाउट तो बराबर ही हो, इस बारे में कोई अंतर ही नहीं है।
सिमेट्री है ना इसके अंदर। तो चाहे तो इस एक्सिस के ओर घुमाएं, चाहे इस एक्सिस के ओर घुमाएं, चाहे इस एक्सिस के ओर घुमाएं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई अंतर नहीं होगा। सब लोग इसमें सहमत हैं? ठीक है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि इस पे कोई भी पार्टिकल लेंगे तो इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। अब अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक पार्टिकल का लिखना चाहता हूं तो हमने लिख रखा है ऐसा होगा। अगर किसी एक पार्टिकल का लिखूंगा तो ऐसा होगा, पर पार्टिकल तो बहुत सारे हैं। इसका समेशन करूंगा, इसका समेशन करूंगा ना तो एक्स एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। हर पार्टिकल का वाई और जेड कोऑर्डिनेट पता है तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर का सम कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। ऐसा ही वाई एक्सिस के अबाउट होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? बस ये समेशन ही नहीं बता पा रहे, पर होगा ये। वो तीनों बराबर होंगे क्योंकि देख के समझ में आ रहा है, और तीनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा। अगर हम इनको ऐड कर देते हैं आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड, तो समेशन ऑफ एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। अभी 3 समेशन को इकट्ठा कर सकते हैं हम एक साथ। एम आई 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब किसी भी पार्टिकल का एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर का सम करेंगे तो आर आर के बराबर आएगा। एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, ये तो इसका अंडर रूट लेंगे तो आप आर मिलेगा आपको। तो ये वाला जो समेशन है ना एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा सभी पार्टिकल के लिए। ये 2 बाहर आएगा समेशन में एम आई आर स्क्वायर, ये तीनों बराबर हो गए तो 3 टाइम्स आई जेड, तो आई जेड 2/3 आर स्क्वायर कॉमन समेशन ऑफ एम आई, टोटल एम हो गया 2/3 एम आर स्क्वायर। याद अच्छे से नहीं था है ना, 2/3 एम आर स्क्वायर। तो पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जानकारी से ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखा दिया यूनिफॉर्म होलोस्फेयर का। ठीक है, अब याद रखेंगे इसको हम, क्या होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। लगभग इस तरह का सवाल हमने किया था पहले, ये जानकारी बताई थी मैंने, बस उसका यूज कर दिया।
अच्छा ये बताओ कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा क्या तो भी यही होगा? इसमें इस बात का कहां पर इस्तेमाल हुआ कि यूनिफॉर्म है? वो तो इसमें कहां यूज हुआ कि यूनिफॉर्म है? इसमें तो नहीं हुआ। बराबर लिखते वक्त हो गया। अच्छा, इक्वल लिखा ना तब हो गया, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म होता तो ये यहां तक तो पूरा ही सही था, ये तीनों अनइक्वल रह जाते। अच्छा, एग्जाम के लिए नया सवाल बन गया। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है और वाई के अबाउट एक नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर दिया हुआ है जिसका एक्स एक्सिस के अबाउट इतना है, वाई एक्सिस के अबाउट इतना है, तो बताओ जेड के अबाउट कितना होगा? बेहतर बेहतर सवाल बना एकदम, क्योंकि इक्वेशन तो रहेगी वैलिड। आप एक्स रख लोगे, वाई रख लोगे, जेड आ जाएगा, है ना? ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब निकालने का लिस्ट तैयार कर रहे हैं हम। हालांकि मैंने एक स्फीयर का तो निकाल के दे दिया। शुरुआत करते हैं रिंग से। तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई जानता है क्या? जब तक कोई एक्सिस नहीं बताएगा कोई कैसे जानेगा? पहले एक्सिस तो बताना पड़ेगा। ये वाले एक्सिस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर, चाहे वो यूनिफॉर्म चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि सारे पार्टिकल आर ही डिस्टेंस पर है। एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिंग के पार्टिकल का फिक्स है, तो m1r² प्लस m2r² प्लस m3r² कॉमन आ गया, टोटल mr² हो गया। हम तो ये भी बता चुके हैं पहले ही कि अगर रिंग का टुकड़ा भी होगा ना तो भी यही होगा। रिंग पूरी ना मिले, उसका टुकड़ा ही मिल जाए, थीटा एंगल, इसका मास एम, रेडियस आर, तो इसका भी mr²। रिंग हो या उसका टुकड़ा हो, आधी रिंग हो या पूरी रिंग हो, ये रिंग है हमारी। अब आता है यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क का हमें कैलकुलेट करना है। तो यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे बताओ भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अलग अलग रेडियस की बहुत सारी रिंग जान जाएंगे, रिंग का जानते हैं हम, ऐड कर करके बता देंगे। सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड किया जा सकता है, ऐसा हमको पता लगा। तो हम ऐसा करते हैं कि आर रेडियस की, डी आर थिकनेस की एक डिस्क लेंगे और एक रिंग लेंगे। तो डिस्क का जो हमें पता करना है, रिंग का मास अगर डीएम मानते हैं तो डीएम इंटू r², उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एक रिंग का। इस रिंग का मास डीएम, डीएम इंटू r²। अब क्योंकि यूनिफॉर्म है
पूरे का मास m, पूरे का एरिया a, छोटे का मास dm और छोटे का एरिया df। ठीक है, ऐसा करके हम उस पतली सी रिंग का मास पता करेंगे। तो यहां पर एरिया तो है पाई आर स्क्वायर। अब मुझको ये बता दो कि इस पतली सी रिंग का एरिया कितना है। इस रिंग का एरिया कितना है? इस पतली सी रिंग का एरिया कितना है? इसको कैंची से काट के सीधा कर देंगे तो ऐसी पट्टी बनेगी 2 पाई आर की, और डी आर इसकी वेट होगी। तो इसका एरिया कितना होगा? 2 पाई आर डी आर। ऐसा तो पहले भी कर चुके हैं, नहीं किया होगा शायद, सेंटर ऑफ मास में किया होगा। अब यहां पर डीएम की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से पाई काट दिया, 2m बाय आर स्क्वायर आर डी आर, डीएम इंटू आर स्क्वायर, और 0 से लेके r तक इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या आएगा इसमें, देखो जरा। इंटीग्रेट करेंगे तो r की पावर 4/4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर mr स्क्वायर बाई 2। एक यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से पास करने वाले उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होता है mr स्क्वायर बाई 2। ऐसे फॉर्मूले ऐड होते जाएंगे, याद करने पड़ेंगे। नहीं याद रहते तो फटाफट डिराइव कर लेना, और क्या, एलिमेंट मानना, इंटीग्रेट कर, ये आसान लगना चाहिए। फिर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो छोड़ देंगे, है ना। नॉन यूनिफॉर्म रिंग का क्या चीज, ये क्या लिखा है? नहीं, मास मोमेंट तो नहीं लिखा। मास मोमेंट तो m इंटू आर होता है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हो? तुम बताओ क्या आएगा। कितना होगा? m डैश आर स्क्वायर हो जाए। अगर m होगा ना तो m आर स्क्वायर होगा, और फिर m1 होगा। हाँ तो बताओ फिर जो पूछ रहे हो। मतलब सेम फॉर्मूला नॉन यूनिफॉर्म के लिए लगा सकते हैं क्या? वो तो लिखा है ना, दोनों के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि सारा मास आरे डिस्टेंस पर है। तो मास कुछ भी हो, एक पार्टिकल लिया, इसका डिस्टेंस m1 इंटू आर स्क्वायर इसका हो गया। फिर दूसरा पार्टिकल बगल वाला लिया, m2 इंटू आर स्क्वायर, फिर तीसरा लिया m1 प्लस m2 प्लस m3 आर स्क्वायर। तो टोटल mr स्क्वायर हो गया। जब सारे पार्टिकल, हमने ये बताया था पहले कि अगर मास को सर्कल में शिफ्ट करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इसको उठा के इधर से उधर ले जाओगे तो नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगी।
फिर भी वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें रह गया कुछ। अगर यहां कोई एक्सेस होगी तो डिफरेंट होगा, सही कह रहे हो, ये नहीं होगा। ऐसे एक ऑब्जेक्ट के अनंत मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं, अनंत में से एक ही याद रखने की कह रहा हूं, जो लिख रहे हैं ना, एक याद रख लो, बाकी बता देंगे कैसे निकालेंगे। हो गया ना नोट? एकदम सीरियस ध्यान देके सीखो। ये जो एलिमेंट मानने की टेक्नोलॉजी जो चल रही है ना, जिसने अभी सीख ली उनको 12th में फायदा होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे, तो पहले से लोगों को टेक्नोलॉजी आ गई एलिमेंट मानने वाली, मास लिखने वाली, वहां पे चार्ज लिखेंगे, यहाँ पे हम डीएम लिख रहे हैं, वहां पे डी क्यू लिखेंगे, क्यू अपॉन एरिया, डी क्यू अपॉन छोटा एरिया, तो फिर लिखना तो एरिया ही पड़ेगा फिर। तो सेम यही कैलकुलेशन आगे के चैप्टर में होने वाला है। अभी कुछ लोग क्या दिमाग स्विच ऑफ करके नोट कर रहे हैं, बस भविष्य में पढ़ेंगे हम, या कुछ नोट ही नहीं कर रहे हैं, दोस्त लोगों से ले लेंगे, मोबाइल से फोटो खींच लेंगे, घर बैठ के आराम से लिखेंगे किसी दिन, या फिर दिन भर यही करते रहेंगे, नोट ही करते रहेंगे, सवाल करने का टाइम नहीं मिलेगा। वो 9वीं 10वीं में पढ़ते होंगे स्कूल में, तो नोट्स बना रहे हैं, नोट्स की कॉपी कर रहे हैं, यही चलता था ना, स्कूल जाने के बाद नोट्स बनाओ, कॉपी टेस्ट, सुंदर राइटिंग, 10 में से 10 नंबर। ये थोड़ी काम आता है यहाँ पर, नोट्स में क्या है वही काम आ रहा है, दिमाग में लिखने की प्रयास करो शुरू से ही। मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का चाहे वो यूनिफॉर्म चाहे नॉन यूनिफॉर्म, इसको एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करेंगे, रिंग बन जाएगी। रिंग का जानते हैं हम, तो हो गया ये जो सिलेंडर है, अगर ये ऐसा होता, टूटा फूटा, ये टूटा फूटा सिलेंडर है, अगर अगर ऐसा भी है और इसका मास एम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है। इस एक्सिस के बाद तराजू पे तोल लेंगे, आर इसका रेडियस, क्योंकि इसके सारे पार्टिकल आर ही डिस्टेंस पर है, जो भी बचे कुचे पार्टिकल हैं वो सब आर डिस्टेंस पर है, तो टोटल एम आर स्क्वायर आ गया। इस टूटे फूटे का भी एम आर स्क्वायर है, अगर इसका मास एम है तो, इसका तो है ही। तो चाहे वो यूनिफॉर्म चाहे हो नॉन यूनिफॉर्म, चाहे सिलेंडर हो या सिलेंडर का टुकड़ा हो, सबका एक जैसा आ रहा है होलो में, होलो सिलेंडर में, इस एक्सेस के अबाउट। नोट हो गया होगा। इसको घुमाना कठिन होगा, यूं कह रहे हो?
घुमाए कैसे भी जा रहा है, बस इसकी चिंता मत करना। घुमाने वाले को तकलीफ आएगी इसको घुमाने में, वो अलग बात है। सवाल है कि अगर घूमेगा तो यही होगा। ठीक है, ऐसे कैंची से कटिंग वटिंग कर दिया इसको, ऐसे काट दिया है। हाँ, उसके बाद जो मांस बचा वो एम है। ये दूसरा लेके आए, दूसरा वाला लेके आए, ज्यादा भारी था पहले। इसका मास कुल मिला के एम दिया हुआ है। देखो इसका ग्रीन वाला एम है, उसका व्हाइट वाला एम। इस एम की वैल्यू 2 kg है, तो 2 रख देना। दो अलग अलग है, वो लकड़ी का बना है, ये लोहे का बना है, ऐसे कुछ अलग अलग है। इसको नहीं कट किया है, कोई और दुकान से लेके आए, काट वाट के इसको रखा है। और उसका मास सेम है ना, जो ये बचा है ना इसका मास सेम है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्म, इसका मास एम, रेडियस आर। तो हम ये जानते हैं कि ये तो एक यूनिफॉर्म डिस्क के जैसा ही होगा, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। मास को ऐसे शिफ्ट करेंगे तो एक यूनिफॉर्म डिस्क बनेगी, और यूनिफॉर्म डिस्क हम पहले से जानते हैं, तो इसलिए इसका हो गया mr²/2। या ऐसा भी कह सकते हैं हम, सॉलिड सिलेंडर इंटीग्रल DI डिस्क, एक डिस्क मान लो यहां से। अब डिस्क का फॉर्मूला लिखेंगे तो DM इंटू r²/2, r²/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल DM, तो mr²/2 आ गया। तो सॉलिड सिलेंडर जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है इस एक्सिस के अबाउट, अगर वो यूनिफॉर्म होता है। एक सवाल है छोटा सा, हमने इस सिलेंडर को आधा काट दिया, हाफ कट। इसका मास हमको पता है m है, आधा कट करने के बाद जो बचा हुआ मास है वो m है, और इसका रेडियस है r। ये हाफ सिलेंडर यूनिफॉर्म तो है ही। अब कह रहे हैं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr²/2 होगा, ट्रू और फॉल्स। ये आधा सिलेंडर है, इस आधे सिलेंडर का मास भी m है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहे हैं कि mr²/2 होगा। बस सच और झूठ का फैसला करना है। आपको ठीक लगता है तो ट्रू कह दो, गलत लगता है तो फॉल्स कह दो।
क्या फैसला हुआ कुछ? सच झूठ का फैसला कितना कठिन होता है। दो ही ऑप्शन है बस। कुछ लोग तो 3-3 4-4 लोग मिलके फैसला करते हैं। अकेले फैसला नहीं कर पाते हैं। हो गया फैसला? क्या कह रहे हो? कौन कहता है कि बात झूठी है? फॉल्स। फॉल्स कहने वाले 1 2 3 4 5 6 7 6-7 लोग हैं जो कहते हैं कि बात झूठी है। कौन कहता है कि सच्ची बात है? ये सच है ऐसा कहने वाले लोग ज्यादा हैं। ठीक है, तो अब हम झूठी बात वालों से पूछेंगे क्योंकि उनकी संख्या कम पड़ती है। 7 लोगों में से कोई एक भी साइंटिफिक थॉट रखता है क्या, या फिर अंधविश्वासी है कोई जिसके पास जवाब के लिए कोई लॉजिक है, सिवाय ये कहने के ये मेरे मन की बात है, मुझको ऐसा लगता है, ये तो जीवन भर ही लगता रहेगा क्या क्या? 7 में से एक भी है कोई? कोई नहीं दिख रहा मुझे। सब लोग ऐसे तुक्केबाज हैं, मन की बात लगाते। तो एक टीम ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, जो अपने आंसर पे भरोसा भी नहीं करते, ऐसा आंसर लगाते हैं जिसपे उनको भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, भरोसा रखते हैं, क्या पता क्या है। तो अब ट्रू वालों की बात कर लेते हैं। उनमें कुछ कहना चाह रहे हो क्या? फॉल्स में विचार आ गया कुछ? पहले आंसर तय किया फिर विचार तय हुआ? नहीं, कई बार ऐसा होता है ये मुझे अच्छा लग रहा है फिर मैं इसका लॉजिक ढूंढता हूं। फॉल्स का लॉजिक है तुम्हारे पास? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ट्रू वाले, ये फॉल्स वाले ने कुछ जवाब देने जा रहे हैं। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? कंप्रेस कर देंगे। एक लॉजिक दे रहा है कि अगर हम इसे कंप्रेस करेंगे तो जो डिस्क बनेगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, ये कहना चाह रहे हो? सच कह रहा है ये। आगे बोलो, इतनी सच्ची बात चल रही है, आगे बढ़ो। हाँ हाँ, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना, बता दिया। आगे बोलो। उसका फॉर्मूला पता नहीं, ये इसका अगला स्टेटमेंट तो ये है ना कि उसका न जाने क्या होगा। न जाने क्या होगा से तुम ये कैसे कहोगे कि mr²/2 नहीं होगा? ये कैसे बोल रहे हो, ये बताओ तुम। न जाने में ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, इसको कैसे मना करोगे? मना नहीं कर पाओगे ना, ठीक बात है। तो 7 लोगों में से कोई भी मना नहीं कर पा रहा। अब सही कहने वाला कौन था आप बताओ? ट्रू वाले कौन है ना? ट्रू में तो काफी भीड़ थी। अब ट्रू का किसी के पास लॉजिक है भी कि नहीं है, तुम कहना चाह रहे हो, ठीक है, तुम ही बता दो। दो मिनट, इसकी बात सुनने वाली है। आधा अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, आधा जोड़ो टेक्नोलॉजी। ओह, मैंने गलत बोल दिया। यहां से जोड़ा फिर, अच्छा डिस्टेंस बदला नहीं, ऐसा करने का हक मिल गया हमें। ऐसा हक कैसे प्राप्त किया कि हमने इसको उठाया यहां से और यूं घुमाया और यूं पलटी खिला दी। ऐसा करने में किसी भी पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज नहीं होने दिया,
तो ये पूरा सिलेंडर हो गया, ठीक है। पूरा हो गया तो अब पूरे का तो फार्मूला लगता है, तो लग गया, ठीक है, सच्ची बात है ये। अब कोई ये कह सकता है कि क्या पता वो फिट होगा, ऐसे कटिंग करेंगे पूरा पूरा आएगा कि नहीं आएगा, ये प्रूव करो। ऐसे जोड़ लो, आधा इसका आई होगा, अब तो पूरा हो गया ना, ये आधा है, ऐसा कैसा आधा ये, और इसके जैसे डिस्टेंस है वैसे इसके डिस्टेंस है, तो टोटल हो गया 2i। अब इसका m है, इसका m, तो टोटल हो गया 2m, 2m r स्क्वायर बाई 2, 2 काट दिया, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 आ गया है। ये अभी प्रूव किया ना मैंने, ऐसा नहीं लगा, अब दूसरा कर रहा हूं मैंने दूसरा किया, देखो अपनी तरफ से एक हिस्सा इसमें अटैच कर दिया ताकि पूरा हो गया। ये आधा बताया गया था, तो ये दूसरा आधा है, इसका आई होगा तो इसका भी आई होगा ना, क्योंकि सेम डिस्टेंस सेम मास, मास भी सेम होगा। अब पूरा बन गया तो टोटल मास 2m होगा, पूरे का क्या होगा 2m r स्क्वायर बाई 2, और टोटल आई प्लस आई 2i, 2 कट गया, आई का वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है, हो गई बात प्रूव। इससे हमें ये पता लगा कि इसको कंप्रेस करने से जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्क बन रही थी ना, उसका भी एम आर स्क्वायर बाई 2 है, नॉन यूनिफॉर्म जो बनी ना उसका भी। अच्छा एक सवाल और करते हैं, एक डिस्क में से पोर्शन हटा लिया, इसका मास हमको m दे रखा है, इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, और मास इसका m है। 4 ऑप्शन है, ये डिस्क है, इसके इनर और आउटर 2 रेडियस दे रखी है, और ये यूनिफॉर्म है, और इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमाया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है, पसंद करना है।
पसंद आया क्या? कौन सा किया? दूसरों की पसंद देखेंगे पहले ना, आगे पसंद कोई? ABCD देने के बाद लोग सोचते हैं कि कुछ भी पसंद कर लो ना, सॉल्व मत करो कुछ। तो अब सब लोग अपना अपना आंसर लगा लें जो आपको ठीक लगता है। ठीक है, फैसला हो गया। तो जिनका ये कहना है कि उनको पसंद आया नन ऑफ दिस, वो आंसर है ही नहीं जो सच्चा है, यहां पर लिखा ही नहीं है, कोई नहीं है, नन ऑफ दिस वाला कोई नहीं। तो जिनका कहना है कि ए सही जवाब है, ए के सपोर्ट में जो लोग हैं, जिनका कहना है बी सही जवाब है, बी के सपोर्टर, तुमको बी पसंद आ रहा है, बी के सपोर्ट में भी हैं कुछ लोग, सी सही है। अच्छा, काउंटिंग कर रही थी किसमें सही आ रहे लोग, बी। अच्छा, सी सी तुमने लगाया क्या? तुमने पसंद किया सी? पसंद किया कि सॉल्व किया? अच्छा, ऑप्शन दूसरा लिख रखा है। अच्छा, लिखना नहीं आता सही से। बोले लोगों को पढ़ना भी नहीं आता कि ये स्क्वायर अंदर उतर गया और क्या है। ये तो दो दो एक एक जैसे आंसर दिए, कौन सा टेक बना है? ये टू अंदर उतार दिया यूं। चलो देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें मेथड क्या है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफरेंस हो जाएगा। एक तो बड़ी डिस्क, उसमें से घटा देंगे छोटी डिस्क, क्योंकि डिस्क का फॉर्मूला पता है हमें, पूरी पूरी डिस्क का फॉर्मूला पता है, तो हम एक बड़ी पूरी डिस्क बनाएंगे, उसमें से अंदर वाली छोटी डिस्क को घटा देंगे, तो टोटल जिसका चाहिए वो मिल जाएगा। अब इसका मास m2, इसका मास m1, इसका रेडियस r2, इसका रेडियस r1, तो अपना आंसर होगा m2 r2 स्क्वायर बाई 2 माइनस m1 r1 स्क्वायर बाई 2। अब ऐसे ढूंढने बैठेंगे तो m1 m2 दे नहीं रखा है, निकालने पड़ेंगे, तो निकाल लेंगे। इसमें क्या है, तो m2 कैसे निकालेंगे, पूरे का मास अपॉन पूरे का एरिया, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इनटू इसका एरिया पाई r2 स्क्वायर, ऐसे m1 m अपॉन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इनटू पाई r1 स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा, अब यहां पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा m इंटू r2 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर बाई 2 माइनस m इंटू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर
माइनस R1 स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर बाय 2, m/2 कॉमन, R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4 अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ गया। ठीक है, आया कि नहीं आया? अब बताओ कौन सा सेलेक्ट करें। अब जो आंसर आया उसको देखने के बाद कौन सा पसंद करें? हाँ, ये मैंने निकाल लिया आंसर। अब इस आंसर को देख के बताओ, 4 ऑप्शन में से ए वाला होगा कि नन ऑफ दिस वाला हो? नहीं, इसमें मिल नहीं रहा है किसी से। अच्छा, और सिंप्लीफाई भी होता है तो इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा और प्लस वाला आ जाएगा, जो कि पसंद नहीं आ रहा होगा। कुछ रिमूव हो रखा है तो कुछ माइनस माइनस चाहिए था, माइनस नहीं है, प्लस है वहां पर। ऐसे मन गणित आंसर थोड़ी आते हैं, ऐसे सॉल्व करने से आएगा। तो ए जो है इसका सही जवाब हो गया। अच्छा, इसको चेक भी कर सकते हो कि अगर R1 की वैल्यू 0 हो जाए तो डिस्क बन जाएगी mR2 स्क्वायर बाय 2। अगर R1 की वैल्यू R2 के बराबर हो जाए तो रिंग बन जाएगी mR स्क्वायर, है ना? ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, जिसमें वेरिएबल की फॉर्मेट में आंसर हो, चेक कर सकते हैं वैल्यूज। तो आज यही रोक देते हैं, काफी हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हम और पढ़ेंगे, सॉलिड स्फीयर का, कोन का, होलो कोन, सॉलिड कोन, है ना, ट्रायंगुलर प्लेट का, रॉड का, ऐसे कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं। होमवर्क क्या करेंगे अब ये मुझे बताएं आप। HLP के सवाल 5 सवाल, HLP के 5 सवाल, एक DPP। ठीक है, नेक्स्ट DPP, HLP के 5 सवाल।